हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके फॉर कंपटीशन में। तो हम एक बार फिर से साइंस का वीडियो लेके आए हैं। वन वीडियो वन सिस्टम पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम इसमें कवर करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। आप इमेज देख के समझ गए होंगे कि कौन सा सिस्टम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि व्हाट डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन का क्या रोल है। So digestion is important because your body needs nutrient from food and drink to work properly and stay healthy. डाइजेशन का क्या मकसद है? डाइजेशन का एक ही मकसद है कि आपका जो बॉडी को है वो कैसे प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन मिनरल्स मिल सकते हैं। ठीक है, आप काट दीजिएगा, ये एक्सटर्नल फाइल होगा। तो आपको आपकी बॉडी को कैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स कैसे मिलेंगे, उसी को एक पूरे प्रोसेस को पाने के लिए, इन सब चीज़ों को पाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है कि योर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स न्यूट्रिएंट्स इनटू पार्ट्स स्मॉल एनफ फॉर योर बॉडी टू ऑब्जर्व एंड यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड सेल रिपेयर। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जो आप जो खाते हैं, जो भी पीते हैं, उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि उससे हम एनर्जी को ले सकें, न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ले सकते हैं, प्रोटीन्स को ले सकते हैं, विटामिन्स को ले सकते हैं, एनर्जी को ले सकते हैं, जो किस काम आ सकती है आपकी एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए एंड सेल रिपेयर के लिए। ठीक है, जैसे कि क्या क्या उससे हम अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह, शुगर्स वगैरह, ये सब अलग करने के लिए जो आप खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, उसमें से अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उसमें जूसेज मिलाने पड़ेंगे, उसमें बहुत सारी प्रक्रिया, जो पूरा जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं। हमारा जो पहला पार्ट होता है वो होता है माउथ। माउथ से क्या होता है कि फूड स्टार्ट्स टू मूव थ्रू योर जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। व्हेन यू ईट, व्हेन यू swallow, योर टंग पुशेस द फूड इनटू योर थ्रोट। ठीक है, जब आप खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो आपकी टंग क्या हेल्प करती है? टंग हेल्प करती है कि उस चीज़ को, अगर मान लो आप, ये माउथ है, ये आपका इधर इसोफेगस है, तो टंग क्या कर, आपकी टंग किस में क्या हेल्प करती है? यहाँ पे कुछ भी अगर खा रहे हो, कुछ भी वो कर रहे हो, छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ रहे हो, उसको अंदर पुश करने की कोशिश करती है। ठीक है, टंग का ये भी रोल रहता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है? स्मॉल फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड द एपिग्लोटिस फोल्ड ओवर योर विंड पाइप टू प्रिवेंट चोकिंग एंड द फूड पासिस इनटू योर इसोफेगस। आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने आपने जो हमारी वीडियो देखी होगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो कि जीके फॉर कंपटीशन में अवेलेबल है, तो आपको अभी इधर एपिग्लोटिस समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखी होगी तो फिर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एपिग्लोटिस का क्या काम है, हमने उस वीडियो में, तभी आप अगर सीरियल वाइज वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा, सब सिस्टम समझने में आसानी होगी। ये आपका माउथ है। ठीक है, उसके बाद में माउथ के बाद में नीचे इधर फेरेंक्स आ गया। फेरेंक्स क्या है? कॉमन पार्ट है दोनों का। किसका? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ से आपने खाना खाया, कुछ भी खाया, ये आपका विंड पाइप है, ये आपका विंड पाइप है, ये आपका फूड पाइप है। तो यहाँ से आप खाना खा रहे हो, वो विंड पाइप में भी जा सकता है, पानी पी रहे हो वो भी विंड पाइप में जा सकता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे एक हल्का सा, यहाँ पे क्या होता है, एक एपिग्लोटिस, एक ऐसे प्रकार का एक वॉल होता है, सॉरी ऐसे नहीं, एक ऐसे एक वॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी खाना या कुछ भी पानी आता है ना, तो ये क्या करता है, इसको यहाँ से ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और ये क्या होता है, सीधा चला जाता है ईसोफेगस में, आपके सीधा ईसोफेगस में जाता है। तो एपिग्लोटिस का आप एक सिंपल सा फंडा समझो कि एपिग्लोटिस का काम है कि जो आपका विंड पाइप है उसके ऊपर फोल्ड ओवर कर जाता है, जिसकी वजह से जो आपका कुछ भी ड्रिंक या कुछ भी पानी पीते हो या फिर कुछ भी फूड आता है, वो डायरेक्ट विंड पाइप में जाके सीधा चला जाता है ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस में चला जाता है, इसलिए विंड एपिग्लोटिस का एक सिंपल सा फंडा क्या है कि वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी आपका ड्रिंकिंग
थिंग्स या कुछ भी आपका जो खाना खा रहे हो वो आपका उसमें ना जाए, विंड पाइप में ना जाए। अगर विंड पाइप में चला जाएगा तो फिर लंग्स में एस्पिरेट कर जाएगा, जिसकी वजह से लंग्स में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो एपिग्लोटिस उसको बचाने का काम करता है, एपिग्लोटिस का यही काम है। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ एपिग्लोटिस फोल्ड ओवर योर विंड पाइप टू प्रिवेंट चोकिंग एंड द फूड पासिस इनटू योर इसोफेगस। ये विंड पाइप को चोक कर लेता है, यहाँ से बंद कर देता है, ताकि जो खाना है कुछ भी पीना है वो सीधा आपके इसोफेगस में चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको कुछ भी डाउट आप कमेंट करके लिख सकते हैं, हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आपका इसोफेगस। इसोफेगस ही है जो आपके फूड को माउथ से स्टमक में लेके आता है। इसोफेगस के थ्रू ही आपका जो माउथ में आपने कुछ भी खाया फेरेंक्स से यहाँ पे होते हुए आया, या अगर इसोफेगस में, इसोफेगस ये जो इसको लेके आके आपके स्टमक में लेके आता है इसको। ठीक है, इसोफेगस की अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 32 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर एलिमेंट्री कनाल की, हम अगर पूरे एलिमेंट्री कनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कनाल पूरा जो ऊपर माउथ से लेके जो पूरा आपका सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करता है, उसकी अगर हम लेंथ की बात करें पूरी टोटल की तो 6 to 9 मीटर होती है, 6 to 9 मीटर की। ठीक है, 6 to 9 मीटर की टोटल लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलिमेंट्री कनाल की बहुत बार लेंथ पूछी जाती है। ठीक है, तो इसोफेगस वंस यूर begin swelling, the process becomes automatic, your brain signals and muscles of the esophagus start। जैसे ही आपका इसोफेगस में कुछ भी पानी या कुछ भी फूड आया, ब्रेन को सिग्नल चला जाता है और इसोफेगस ऑटोमेटिक अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि इसोफेगस या स्टमक के बाद कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, वो ऑटोमेटिक सब काम करना स्टार्ट कर देता है आपका। इसोफेगस से फिर आपका फूड जो आता है वो आता है स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, आफ्टर फूड एंटर्स योर स्टमक, द स्टमक मसल्स मिक्स द फूड एंड लिक्विड विद डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक में बहुत सारे जूसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक आपका होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन प्रेजेंट होता है आपका, पेप्सिन प्रेजेंट होता है, अमाइलेज प्रेजेंट होता है आपका, अमाइलेज प्रेजेंट होता है। ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं, स्टमक में। ठीक है, ये सारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये इतना सब प्रोसेस होता है, इतना सब मिक्सिंग होता है, तभी तो इनसे न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब बॉडी को मिलता है। ऐसे थोड़ी मिल जाता है इतनी आसानी से, कुछ भी खाया और बस सीधा एनर्जी मिल गई, सब कुछ मिल गया, ऐसे नहीं होता। एक प्रोसेस होता है, बहुत सारे जूसेज होते हैं, बाइल जूस होते हैं, लीवर से बाइल जूस आता है, जीबी से बाइल जूस सिक्रीट्स होके आते हैं, वो मिक्स होते हैं, उसके बाद में बहुत प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, द स्टमक स्लोली एम्प्टीज इट्स कंटेंट कॉल्ड काइम इनटू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। जो आपके जो स्टमक में जो फूड आया था वो पूरा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता है, उसमें से क्या होता है, वो एक लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हमने दिया है काइम। अगर पूरा फूड ही नीचे आ गया तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो फूड तो कुछ तो ऑब्जर्व होगा ना, वहीं पे कुछ उसका यूज होगा ना। एक मिनट, अगर हम बात करें इसकी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक है, कौन कौन से वो प्रेजेंट होते हैं इसमें, आपके HCl प्रेजेंट होता है, सॉरी पेप्सिन प्रेजेंट होता है, अमाइलेज प्रेजेंट होता है,
यहाँ पे एक और पैनक्रियाटिक जूसेस भी प्रेजेंट होते हैं। पैनक्रियाज ग्लैंड को आप जानते हो, पैनक्रियाज ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में बाइल जूस भी यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर जो काइम की फॉर्म में जो नीचे जाता है, काइम को अगर हम बोले तो काइम एक प्रकार का जो पल्पी एसिडिक फ्लूइड कह सकते हैं इसको, काइम को पल्पी एसिडिक फ्लूइड कह सकते हैं इसको। काइम को क्या कह सकते हैं, एसिडिक, पल्पी एसिडिक फ्लूइड कह सकते हैं इसको। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है स्टमक से, तो कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है कि पूरा फूड ही अंदर जाता है, एक पल्पी एसिडिक फ्लूइड्स के टाइप में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक हमने अगर हम बात करें इसकी माउथ की ना, तो एक इसमें भी एक यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एक स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जो क्या करता है, स्लाइवा सिक्रेट करता है, स्लाइवा सिक्रेट करता है, सबसे पहले प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कुछ कॉमन डिसऑर्डर हैं जो इंटेस्टाइन, जो एब्डोमेन से आपके रिलेटेड हैं, जो कि पता होना हमें ज़रूरी है। वो भी अगर हम एब्डोमेन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ डिसऑर्डर भी पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहला इसमें गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ होती है। एक सबसे पहले जो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ होती है, इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ का बैक आना, ठीक है। तो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स में क्या होता है कि कुछ भी आपने माउथ के थ्रू खाया कुछ भी, तो वो पेट में एंट्री ना करके, हालांकि एंट्री तो करती है वो, लेकिन आपको क्या फील होता है कि कुछ ना कुछ बैक आ रहा है, बॉडी से बैक आने की कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ। तो बॉडी में अंदर अच्छे से ना जाके, या तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे स्वेलो करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ बॉडी से वापस हजम नहीं हो रहा है, जैसे एक प्रकार का बोलते हैं कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, डाइजेशन नहीं हो रहा, वो चीज़ वापस आ रही है। तो उसको हम गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ के नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर कैंसर, जो आपको नॉर्मल सबको पता है कि कैंसर का तो अलग ही है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, आपको पेट में कुछ भी इरिटेबल सा, इरिटेट सा करने वाला, जैसे कि ऐसे लगे कि डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, आपको अच्छे से सांस नहीं आ रहा है, तो उसमें आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हो सकता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड हाइटल हर्निया भी हो सकता है। हाइटल हर्निया आपकी जो स्टमक की जो मसल्स होती हैं, स्टमक की जो मसल्स होती हैं, अगर वो वीक हो जाएं तो आपका जो डायफ्राम एरिया होता है, जैसे अगर हम देखें तो मान लो कि ये आपका डायफ्राम एरिया है, ठीक है, यहाँ से आपका नीचे स्टमक शुरू है, ठीक है। तो ये आपका मान लो कि स्टमक है। तो अगर स्टमक की मसल्स वीक होगी तो स्टमक की मसल्स क्या करती हैं कि यहाँ से ऊपर की तरफ आपका सॉफ्ट टिश्यू जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल आएगा, जो कि हमें बॉडी में अलग से फील होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमें हाइटल हर्निया हो जाता है। इसका मतलब है हाइटल हर्निया, जो आपके स्टमक की मसल्स वीक होने के कारण कुछ सॉफ्ट टिश्यू बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसे स्वेलिंग जैसी दिखती है पेट में, तो उसको बोलते हैं हाइटल हर्निया, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के, वो क्या है, ब्लीडिंग होना, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग का मतलब गुड़गुड़ाना, एक तरीके जैसे पेट में कुछ ना कुछ चल रहा है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हार्टबर्न, पेन, नोजिया एंड वोमिटिंग। जो आपका हार्टबर्न है वो मोस्ट केसेस में गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ में होता है, ठीक है। जो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ होता है उसमें क्या होता है, हार्टबर्न होता है। यहाँ पे आपका जो स्टर्नम होता है वहाँ पे आपको ऐसे लगता है जैसे कुछ जलन हो रही है, तो उससे क्या होता है कि डाइजेशन नहीं होता है इम्प्रॉपर, ज़्यादा ऑयली चीज़ खाने से क्या होता है, हार्टबर्न करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू समझे हम, तो ये आपका सबसे पहले माउथ, सबसे पहला यहाँ पे माउथ आएगा, उसके थ्रू माउथ के बाद में आपका हैं तो बहुत सारे पार्ट यहाँ पे, लेकिन डिफाइन करना बहुत, हम इनको अलग अलग पार्ट में समझेंगे। जैसे रेस्पिरेटरी में हमने रेस्पिरेटरी से रिलेटेड समझा, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम डाइजेस्टिव सिस्टम से समझेंगे। जब लास्ट में सबका कंक्लूड आएगा तो आपको सब समझ, सारे पार्ट समझ में आ जाएंगे, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं रहेगा कि जिसमें आपका छूट गया हो, ठीक है। माउथ से गया आपका ईसोफेगस में, ईसोफेगस से आपका फूड आएगा स्टमक में, ठीक है। स्टमक के नीचे ही यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज, ठीक है। उसके बाद में जो आपका ये ऊपर वाला पार्ट है वो जेजनम का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये फिर ऐसे नीचे आते हुए इलियम,
ये आपका इलियम हो गया, फिर ये इधर आते हुए सीकम, फिर ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। ये डिसेंडिंग कोलॉन, हेपेटिक फ्लेक्सर, असेंडिंग कोलॉन, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक बॉडी का ऐसा पार्ट है जो कि उसका कोई यूज नहीं है, वो हमें परेशान कर सकता है लेकिन उसका यूज कोई भी नहीं है, उसका बेनिफिट कोई भी नहीं है उसका हमारी बॉडी में, ठीक है। तो यहीं पे आपकी किडनी होती है स्टमक के नीचे में, दोनों तरफ की किडनी आपके स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है। साइड में आपका लीवर है, ठीक है, लीवर, और इसमें जीबी प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है, और बाइल जूस का स्टोर हाउस भी गॉल ब्लैडर को बोलते हैं, तो बाइल जूस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो अब अगर हम पार्ट देख ले लार्ज इंटेस्टाइन के और स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो वो कौन कौन से हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, पहला जेजनम, ठीक है, दूसरा है इलियम, तीसरा है सिकम, ठीक है। एक जंक्शन बनता है यहाँ पे, अगर हम ये जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, जो रेडियोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, वो सीटी स्कैन अगर करेंगे तो उनको सीटी में एनाटॉमी में पता देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जंक्शन बनता है आईसी जंक्शन, आईसी जंक्शन जिसको बोलते हैं इलियम सिकल, इलियोसिकल जॉइंट, इलियोसिकल जंक्शन, ठीक है, इलियोसिकल जंक्शन, जहाँ पे इलियम और सिकम दोनों मिलते हैं वहाँ पे इलियोसिकल जंक्शन बनता है, ठीक है। बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स की, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट है, एनस, रेक्टम, सिग्मोइड कोलन, डिसेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, ठीक है। तो ये 5 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, अगर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें रह गया, कुछ और बताना चाहिए था, तो वो आप कमेंट में करके बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि उसको पूरा करने की, एक्सप्लेन करने की, जो भी आपको लगे, ठीक है। एक्सरे देख लेते हैं कि एब्डोमेन का एक्सरे कैसे दिखता है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि एक्सरे, पैरामेडिकल स्टूडेंट है तो एक्सरे कैसे दिखता है, एब्डोमेन का क्या क्या होता है। ये आपका वर्टिब्रा आ गया, स्पाइन आ गया, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे आपका, ये आपका इलियक क्रेस्ट हो गया, ठीक है, ये वाला जो ऊपर का पार्ट है इलियक क्रेस्ट हो गया आपका, ठीक है। ये आपके एसआई जॉइंट हो गए, सैक्रो इलियक जॉइंट, ये आपके सैक्रो इलियक जॉइंट हो गए, ठीक है। ये आपका हिप जॉइंट हो गया, दोनों हिप जॉइंट ये वाले। ये आपका नेक हो गया, नेक ऑफ फीमर, ये वाले जो है नेक ऑफ फीमर। ये आपका ग्रेटर ट्रोंकेटर हो गया ऊपर, और नीचे इसके होता है लेसर ट्रोंकेटर। 2 ट्रोंकेटर होते हैं, ग्रेटर ट्रोंकेटर और लेसर ट्रोंकेटर, ठीक है। तो ये ऊपर वाला ग्रेटर ट्रोंकेटर हो गया, नीचे इसके लेसर ट्रोंकेटर, ठीक है। ये आपका जो आ रहा है, ये आपका प्यूबिस सिम्फेसिस हो गया, प्यूबिस सिम्फेसिस, सिम्फेसिस, प्यूबिस सिम्फेसिस हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा सा ऊपर देखें तो ज़्यादा कुछ इसमें एब्डोमेन एक्सरे में दिखता नहीं, लेकिन कुछ भी जो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगा तो वो पता चल जाता है इसमें। ये आपके दोनों पोसास मसल्स, जो टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर है, उनको तो मोस्टली पता चल जाता है क्योंकि वो देखते रहते हैं, बाकी जो डीपली जो स्टडी करता है वो रेडियोलॉजिस्ट ही कर पाता है उसका, ठीक है। तो अब रिप्स आपको विजुअलाइज होंगे इसमें, ठीक है। ये ऊपर जो आपका डायफ्राम का एरिया है, ठीक है, आपकी दोनों किडनीज अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपकी एक किडनी ये है, प्रॉपर है, उसको मार्क नहीं कर सकते लेकिन शैडो को, दोनों तरफ किडनी होगी आपकी, ठीक है। ये आपके यहाँ पे जो दिख रहे हैं बाउल गैसेज है, ठीक है। इसी एरिया में आपके इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इधर आपका लीवर होता है साइड में, ठीक है। ये आपका इधर ब्लैडर होता है, इधर जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। कोई डाउट, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लेते हैं, पार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल रहता है। द मसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द पेनक्रियाज, लीवर, इंटेस्टाइन एंड पुश द मिक्सचर फॉरवर्ड फॉर द फर्दर डाइजेशन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया कि हर जगह से जूसेस को इकट्ठा करके, डाइजेस्टिव जूसेस को जो कि स्टमक से मिल गया, पैनक्रियाज से ले लिया पैनक्रियाटिक जूस, लीवर से ले लिया बाइल जूसेस, इंटेस्टाइन क्या करता है, मिक्सर को फॉरवर्ड कर देता है आगे डाइजेशन के लिए। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर
एंड डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, वाटर को अब्जॉर्व कर लेता है और जो भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स जो स्टमक के थ्रू आए हैं उनको अब्जॉर्व करके ब्लड स्ट्रीम में पास कर देता है। और जो वेस्ट हो जाता है, जो अनडाइजेस्टेड होता है, उसको क्या करता है कि उसको सॉलिड में कन्वर्ट करके आगे प्रोसेस कर देता है। ठीक है। अब्जॉर्ब वाटर एंड द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। ठीक है। एज द peristalsis continue, the waste product of the digestive process move into the large intestine। ठीक है। तो इसने जो वेस्ट प्रोडक्ट था आपका वो किस मोमेंट के थ्रू, पेरिस्टालिसिस मोमेंट के थ्रू उसने आगे पुश कर दिया। एक चीज़ आप याद रखना कि माउथ से लेके आपका रास्ट तक, एनस तक जो भी मूवमेंट होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस मोमेंट। पेरिस्टालिसिस मोमेंट का ही एक ये है, क्या नाम है, क्या बोल सकते हैं इसको, एक मतलब मेजर रोल बोल सकते हैं इसमें। मूवमेंट का एक मेजर रोल है जिससे कि डाइजेशन परफॉर्म होता है। अगर आप उल्टा भी लेट के अगर आप मुंह में कुछ रखोगे ना तो वो डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर ही जाएगा, पेट के अंदर ही जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा। ग्रेविटी की वजह से वो बाहर नहीं आएगा। वो एक पेरिस्टालिसिस मोमेंट के थ्रू अगर आपने मुंह से खाया है तो पेट में ही जाएगा, बाहर नहीं आएगा। वो कि आप उल्टा लटके हो तो नीचे की ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिर जाएगा, नहीं। अगर एक बार आपका फूड ईसोफेगस में चला गया तो मतलब चला गया, उसके बाद में ऑटोमेटिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और पेरिस्टालिसिस मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा जिसके थ्रू वो आगे बढ़ता जाएगा। इंटेस्टाइन ने क्या किया कि वाटर को ऑब्जॉर्व करके जो वेस्ट था, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, उसको कहाँ भेज दिया, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया कि जो वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द digestive process include undigested parts of food, fluid and an older cell from the lining of your GI tract। GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो जितना है, जो भी वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से फ्लूइड, अनडाइजेस्टेड फ्लूइड, फूड, ओल्डर सेल्स जो भी आया है वो इसने क्या किया है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा यहाँ पे, उसमें से अब्जॉर्ब को वाटर कर देगा और जो वेस्ट है उसको चेंज करके लिक्विड इनटू स्टूल, लिक्विड से लेके उसको स्टूल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, स्टूल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद में क्या होगा, सेम वही पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू ये क्या होगा, रेक्टम में आ जाएगा आपका। फिर रेक्टम क्या करता है, रेक्टम द लोअर एंड ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन, द रेक्टम स्टोर स्टूल अंटिल इट पुश स्टूल्स आउट ऑफ योर एनस ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट। ये क्या करता है, रेक्टम क्या करता है, इसको रोक के रखता है रेक्टम अपने पास में। जो भी स्टूल्स हैं आपके, जब आपका मन करता है या जब बाउल मूवमेंट होती है, जब आपका मन करता है तो ऑटोमेटिक सिग्नल पास होते हैं, बाउल मूवमेंट होता है जिसकी वजह से आप वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर पास करते हैं। अगर कुछ ऐसा स्टोरेज का कुछ अगर नहीं होता है तो वो आपको पता ही है, फिर कुछ भी खाते हैं आप डायरेक्ट नीचे, कुछ भी खाते हैं आप डायरेक्ट नीचे, न तो उससे एनर्जी मिलती, ना फैट मिलता, ना प्रोटीन मिलता, ना कार्बोहाइड्रेट मिलता, फिर कोई खाने का फ़ायदा था ही नहीं। तो पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा सोच समझ के क्रिएट किया गया है। ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग्स। अगर आपको लगे इसमें कुछ भी कि आपको नहीं समझ में आया कुछ भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो आगे डिटेल से डालेंगे फिर इसका। ठीक है। तो पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आप पार्ट 1 से लेकर अगर कंटिन्यू देखेंगे तो आप 10 से 12, 8 से 9 सिस्टम है ये टोटल। लास्ट 9वें सिस्टम में आप देखेंगे आपका कोई भी बॉडी का पार्ट आपका मिस नहीं हुआ। आप कोई भी बॉडी का पार्ट अगर कोई भी आपसे पूछ ले तो आप उसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। ये आपका आगे सीटी एमआरआई में भी हेल्प करेगा एनाटॉमी या ऑर्गन्स को पहचानने में। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके।